हाय हेलो एंड वेलकम। सो गाइस, आज की जो क्लास है उसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि व्हाट आई बिलीव, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके फाउंडेशन पे जाने की बहुत ज़रूरत होती है। सो गाइस, जो आज का लेक्चर है उसमें आपको टैक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे टैक्स होता क्या है, टैक्स लगाता कौन है, टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, टैक्स में चेंजेस कैसे आती हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, सर्कुलर्स क्या है, जुडिशियल डिसीजंस क्या है, ये सारी बातें आप आज समझने वाले हैं। और इसके बाद गाइस, जब आप ये बातें समझ लोगे आपको टैक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, बेसिक टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। पहला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज टैक्स। हर रोजमर्रा की जिंदगी में आप इतने सारे टैक्सेस देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ें। उससे पहले ये समझें टैक्स क्या होता है। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं, टैक्स होता है लगान। टैक्स होता है लगान। ये आमिर खान की एक बहुत फेमस मूवी भी थी, बहुत सालों पहले आई थी। और लगान जो था वो भी एक टैक्स है। वैसे टैक्स को हिंदी में कहा जाता है, टैक्स को हिंदी में कहा जाता है, वैसे मेरी इतनी बोलने वाली हिंदी तो बढ़िया है, लेकिन रिटर्न हिंदी अब इतने साल हो गए। लगान को या टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। तो उस टाइम पे सरकार लगान लगाती थी, और ये जो लगान होता था ये नॉन मॉनेटरी होता था। दिस लगान वाज नॉन मॉनेटरी। किसान अपनी फसल का हिस्सा दे देता था, कुम्हार जो घड़े बनाता है वो घड़े दे देता था, जो ज्वेलर्स होते थे वो सरकार को, यानी कि राजा रजवाड़ों को, ज्वेलरी का एक हिस्सा दे देते थे। तो जब टैक्सेस नॉन मॉनेटरी थे, करेंसी सिस्टम नहीं आया था, उस वक्त आप जो भी काम करते थे उसका एक हिस्सा आपको सरकार को राजा तक पहुंचाना पड़ता था। जैसे कोई टीचर था, अब वो टैक्स कैसे दे जब क्योंकि करेंसीज तो है नहीं, तो उसको गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। या फिर कोई डांसर है, सिंगर है, तो वो एक परफॉर्मेंस राजा के दरबार में जाके कराता था। तो ये कह सकते हैं टैक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट आज का नहीं है कि आज कोई सरकार टैक्स लगा रही है और आप कह रहे हो कि जे नहीं ये तो अभी लग रहे हैं। ये इनफैक्ट टैक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये राजा रजवाड़ों से चल रहा है। हमारे चाणक्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य टाइम के हैं, उस चाणक्य नीति में भी लिखा है कि टैक्सेस इस प्रकार से होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली वन सिक्स 100 रुपए पर 1/6 अप्रोक्स 15 रुपए होना चाहिए। वो 1/6 का मतलब कि 15%। तो जैसे मधुमक्खी शहद से, मधुमक्खी फूल से शहद निकाल लेती है, उसी प्रकार से टैक्सेस भी ऐसे होने चाहिए सो दैट लोगों को पिंच भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। ठीक है। तो टैक्सेस पहले भी लगाए जाते थे, पहले नॉन मॉनेटरी थे, लगान के रूप में लगते थे। अब क्योंकि 100-150 सालों से, 200 सालों से करेंसी सिस्टम प्रचलन में है, तो अब करेंसी सिस्टम के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो टैक्स की लीगल डेफिनेशन बड़ी इजी है। टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज। टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। 3 या 4 बातें टैक्सेस के अंदर हमेशा आपको मिलेंगी। कंपल्सरी का मतलब है मैंडेटरी। कंपल्सरी का मतलब है मैंडेटरी। टैक्सेस आर ऑलवेज कंपल्सरी, ऑप्शनल नहीं है, मन में आया किया, मन में आया नहीं किया। चार्ज का मतलब है मॉनेटरी चार्ज। चार्ज का मतलब है मॉनेटरी चार्ज। जैसे मैंने बताया, पहले चार्जेस वर नॉन मॉनेटरी, नाउ टैक्सेस आर मॉनेटरी। इजी हो गया। तो बार्टर बार्टर खत्म हो गया। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट का मतलब है लेवीड। लेवीड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही टैक्सेस लगा सकती है। अगर गवर्नमेंट के बिना कोई टैक्स लगा दे तो दैट इज इलीगल टैक्स। यू कैन गो टू दी कोर्ट और यू कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड आपको रिलीफ मिलेगा। दैट इज इलीगल टैक्स। लेकिन गाइस, सरकार ही टैक्स लगाती है ऐसी बात कहीं लिखी है?
यस गाइज, ये बात लिखी है आर्टिकल 265 of the Constitution of India. Article 265 of the Constitution says, no tax shall be levied in India except by authority of law. तो हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता until and unless उसकी लॉ परमिशन दे दे, और लॉ परमिशन नहीं देता है तो वो टैक्स लगाया नहीं जा सकता। सीधी सी बात लिखी है आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस या एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब मन में क्वेश्चन आएगा, ये लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको दी है? ये लॉ बनाने की अथॉरिटी आर्टिकल 246 देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। लॉ कैन बी मेड by parliament or state legislature provided they have the power। तो आर्टिकल 246 कहता है बच्चों कि लॉ बना सकता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मतलब है केंद्र सरकार, उनका पार्लियामेंट पे कब्जा होता है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। सो पार्लियामेंट का मतलब है गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार। और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट को हम संसद भी कहते हैं, पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद भी कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को हिंदी में हम कहते हैं विधानसभा। विधानसभा। सो लॉस, सेंट्रल लॉस पार्लियामेंट के माध्यम से बनते हैं, और स्टेट लॉस, यस माय डियर फ्रेंड्स, विधानसभा के माध्यम से बनते हैं। लेकिन जब भी बनेंगे, चाहे केंद्र बनाए या राज्य बनाए, उनके पास पावर होनी चाहिए। अगर उनके पास ताकत नहीं है लॉ बनाने की तो वो लॉ नहीं बना पाएंगे, चाहे वो ऑथराइज्ड है। जैसे आपके पास गाड़ी है लेकिन चलानी नहीं आती, तो आप क्या करोगे उस गाड़ी का? उसी तरीके से अगर आप ऑथराइज तो है लॉ बनाने के लिए, आपके पास पावर होनी चाहिए। अब किन किन मुद्दों पे आपके पास पावर है, किन किन टॉपिक्स पे आपके पास पावर है, ये भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। एवरीथिंग is there, whatever I will speak in this classes and whatever is there has to be somewhat written somewhere। या तो एक्ट्स में लिखा होगा जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। उसके बिना तो हाउ कैन आई टीच? तो ये बात भी लिखी है। पावर कहां दी हुई है गाइस? पावर टू मेक लॉ दिया हुआ है शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। पावर टू मेक लॉ, किन किन टॉपिक्स पर लॉ लाया जा सकता है, ये शेड्यूल 7 ने बताया हुआ है। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। अब आपके दिमाग में आएगा सर शेड्यूल्स क्या होते हैं? गाइस, शेड्यूल्स होते हैं अनेक्शर्स, अटैचमेंट्स। तो आर्टिकल 246 के नीचे ही शेड्यूल 7 मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, तो उससे आपको ये सब आर्टिकल्स भी दिखाई दे जाएंगे। दो आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बट स्टिल नॉलेज अबाउट द आर्टिकल्स इज द फंडामेंटल थिंग बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग टैक्सेशन। द पावर टू मेक लॉ इज गिवन in schedule 7 by way of three lists. One is the union list, other is the state list, and third is the concurrent list. Third is the concurrent list. Union list पे जो items आते हैं उस पे law can be made by central government. स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स आते हैं लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम्स आते हैं लॉ कैन बी मेड
बोथ यस बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये ऐसी बात हो गई जैसे घर में आपका कानून या तो माता जी बनाती हैं या पिताजी बनाते हैं, या कोई ऐसा नियम होंगे आपके घर के जो माता जी और पिताजी मिलकर बनाते हैं। तो यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे लॉ लाने की पावर केंद्र सरकार के पास है थ्रू द माध्यम ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है थ्रू द माध्यम ऑफ द विधानसभा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ बनाया जाएगा उसमें विधानसभा भी एक्टिव हो सकती है उस टॉपिक पर, और उस पे पार्लियामेंट भी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि वो दोनों बनाएंगे सेंट्रल और स्टेट। तो गाइस टैक्स लगाने के लिए भी लॉ चाहिए होगा, क्योंकि टैक्स बिना लॉ के नहीं लग सकता। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टैक्स लगाने की पावर, टैक्सेशन की जो पावर्स है वो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में है। टैक्सेशन की पावर्स कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। यानी कि टैक्सेस या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी अगर वो ऑथराइज्ड है यूनियन लिस्ट के माध्यम से, और स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी टैक्सेस अगर वो ऑथराइज है स्टेट लिस्ट के माध्यम से। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें मिलकर टैक्स नहीं लगा सकती। तो कुछ सर आइटम्स दीजिएगा यूनियन लिस्ट के। देखिए यूनियन लिस्ट का एक आइटम है, आइटम मतलब एंट्री, एंट्री नंबर बोले सीरियल नंबर, तो एक सीरियल नंबर है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 कहता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम या टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एंट्री नंबर 82 लिखता है कि केंद्र सरकार ऑथराइज्ड है हिंदुस्तान में टैक्स लगाने के लिए कैसी भी इनकम हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो आपकी डिविडेंड की इनकम हो, आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो, सैलरी की इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो, आपकी लॉटरी की इनकम हो, केबीसी की इनकम हो, आपकी रॉयल्टी की इनकम हो, कैसी भी इनकम हो उस पे केंद्र सरकार ऑथराइज्ड है टैक्स लगाने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है। लिखिए जरा। और स्टेट लिस्ट के अंदर एक आइटम मिलेगा, स्टेट लिस्ट में एक आइटम मिलेगा एंट्री नंबर 46, और एंट्री नंबर 46 कहता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो बड़ा अच्छी बात हो गई। अगर डिविडेंड की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम लॉटरी की बात करें, जॉब की सैलरी की बात करें, तो व्यापार की आमदनी की बात करें तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा? इनकम टैक्स केंद्र सरकार। और अगर हम खेती बाड़ी की इनकम की बात करें उस पर इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। तो पावर्स डिवाइडेड हो गई। समझ रहे हैं? इसी तरीके से एक एंट्री और बताता हूं मैं आपको, एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। एंट्री नंबर 83, इसमें लिखा है कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज लगाने के लिए ऑथराइज्ड है। कस्टम ड्यूटीज बोले तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी। जब इंडिया से गुड्स बाहर जाते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और जब गुड्स बाहर से इंडिया में आते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। तो पावर्स डिवाइडेड है। एक और एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 51 ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट के सीरियल नंबर्स हैं। यू कैन गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, ओपन शेड्यूल 7 of article 246 and see all these things written there. So what I am doing is I am just giving you small snapshots ये सब चीजों के। और इसमें लिखा है एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑब्लिक नारकोटिक्स। तो ये जो वाइन, बियर, वोडका, रम, ये जिसके उत्पादन होता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगाने के लिए हकदार है। एक्साइज होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटीज लगाती है, उसको बोलते हैं स्टेट एक्साइज।
ऐसे नारकोटिक्स होते हैं लाइक हीरोइन, चरस, गांजा, सर दीज आर इलीगल, दो दीज आर इलीगल, बट इनको कंट्रोल्ड विद लाइसेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है बिकॉज दे आर यूज्ड इन मेनी एरियाज, दे माइट बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही अलग अलग पावर्स हैं जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आगे आगे आप क्लासेस आपने ज्वाइन करी है मेरे साथ, आपको मैं गाइड करता रहूंगा। तो अगर आप रिकैप करें 3 बातें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टैक्सेस हमने पढ़ा था, कंपल्सरी होते हैं, टैक्सेस वी स्टडीड आर कंपल्सरी, दैट इज यू हैव टू पे, यू कैन नॉट अवॉइड देम, आपका मन हो ना हो। चार्जेस आर मॉनेटरी चार्ज, यस दे आर नॉट नॉन मॉनेटरी। क्या आपने सोचा कपड़ा दे देता हूँ, राशन दे देता हूँ गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट कहती है हम दे देंगे गरीबों को, आप हमें कैश दे दीजिए। कैश मीन्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ऑनलाइन, लेवीड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात करें तो भाई 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ बनाने की पावर केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन उनके पास ये ताकत होनी चाहिए। वो ताकत डिफाइंड है आर्टिकल 246 में, और आर्टिकल 246 में या तो केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी या राज्य सरकार टैक्स लगाएगी। सर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर टैक्स लगाने की पावर होती तो दोनों सरकारें मिलकर लगा पाती। बात समझ आ रही है? अब मेरे मन में क्वेश्चन आपके लिए ये आया है, सर ये बात क्लियर हो गई, अब या तो केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी या राज्य सरकार टैक्स लगाएगी, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को विधानसभा में लाना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसीजर क्या है, लॉ बनाएंगे कैसे? कल अगर केंद्र सरकार ने कह दिया लॉ बन जाएगा, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस? लॉ मेकिंग प्रोसेस गाइस इट्स वेरी सिंपल। अगर हम सेंट्रल लॉज की बात करें या हम बात करें स्टेट लॉज की, सेंट्रल लॉज यानी कि पार्लियामेंट लेके आ रही है, यूनियन लिस्ट में लिखा होगा। स्टेट लॉ मतलब विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रही है। सेंट्रल लॉज के लिए सबसे पहले बिल लाना पड़ता है। बिल क्या है? ड्राफ्ट है। बिल इज अ ड्राफ्ट। तो किस टॉपिक पे आपको लॉ लाना है, उस टॉपिक के अंदर किस पे वो लॉ लगेगा, अगर वो लॉ का पालन नहीं करेगा तो क्या दंड लगेगा, वगैरह वगैरह सारी बातें ड्राफ्ट के रूप में सरकार प्रिपेयर करती है। उस बिल को लोकसभा में रखा जाता है डिस्कशन और वोटिंग के लिए, वहां पर डिस्कशन वोटिंग होती है। लोकसभा के बाद वो जाता है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। लोकसभा में जो एमपीज होते हैं वो हम चुनकर भेजते हैं। अप्रोक्स 544 के आसपास या 545 के आसपास हमारे लोकसभा के एमपीज हैं। जो 272 जिसके हो जाती है पार्टी के या ग्रुप के या समूह के, उसकी सरकार बन जाती है। राज्यसभा के भी एमपीज होते हैं, ये हम नहीं चुनते हैं। जो स्टेट के आपके एमएलएज होते हैं उनकी सीक्रेट वोटिंग होती है, उसके बाद एमपीज और राज्यसभा चुने जाते हैं। उसके बाद फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं या अपनी एक्सेंट, अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो उसके बाद वो बन जाता है एक्ट। और एक्ट बनते ही ये एप्लीकेबल हो जाता है कहाँ पर? होल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल लॉ है या पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की मर्जी है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है होल ऑफ इंडिया में, या गवर्नमेंट चाहे तो किसी पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगा सकती है। क्योंकि मेरा पूरा घर है, पूरा 10 रूम्स है, मैं चाहूँ तो एक रूम का इस्तेमाल करूँ या 10 है तो मेरे। तो गाइस सेंट्रल लॉज के लिए बिल लाया जाएगा, बिल को लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में उसको रखा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में वो डिस्कशन और वोटिंग्स होंगी, प्रेसिडेंट का भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, अप्रूवल दे देगा या दे देंगी, तो एक्ट बन जाएगा और वो होल ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया में लागू हो जाएगा। उसके बाद स्टेट लॉज जो होते हैं, स्टेट लॉज के लिए भी प्रोसीजर ऐसा ही है। पहले लाया जाएगा बिल, वो ड्राफ्ट हो गया, उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, विधानसभा, कहीं की जगह विधानसभा, विधान परिषद, ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं। और उसके बाद ये साइन हो जाएगा बाय द गवर्नर, गवर्नर साहब अप्रूवल देंगे और ये बन जाएगा एक्ट। गवर्नर, यस, ये दिस आर द गवर्नर इज अ नुमाइंदा ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द सेंटर, या आपसे कह सकते हो नुमाइंदा ऑफ द सेंटर एंड रिप्रेजेंटिंग द सेंटर एट द स्टेट लेवल, यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो गवर्नर साहब को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट के होते हैं, और फिर ये होल ऑफ स्टेट में एप्लीकेबल हो सकता है,
होल ऑफ स्टेट, या इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं पार्ट ऑफ द स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट। अब मेरा एक पूरा रूम है, मैं चाहूं एक रूम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करूं, पूरे रूम को इस्तेमाल करूं, तो ये बात को थोड़ा सा याद रखना है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस भी बताया, लॉ कौन बनाता है वो भी बताया, किन मुद्दों पे आएगा वो सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट बताई। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है अंडर एनी लॉ, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। लॉ के लिए कोई ना कोई एक्ट होगी उसके पीछे, और एक्ट कौन बनाएगा, या तो सेंटर या स्टेट, और कैसे बनाएगा ये भी मैंने बता दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, व्हाट इज टैक्स? कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। ठीक है, विदाउट द लॉ इलीगल, विदाउट द गवर्नमेंट इलीगल, और अगर ऑप्शनल कर देंगे nobody will pay on monetary charge। दूसरा अहम क्वेश्चन जो आता है, why are taxes levied? टैक्सेस क्यों सरकार लगाती है? आप सर्व सिरदर्दी है, इट्स अ वेरी बिग पेन, यस नो डाउट, इट्स अ एक्सपेंस विच यू हैव टू पे, इट इज एन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपको पॉकेट मनी ना मिले तो आप अपने आप के खर्चे कैसे मेंटेन करो? पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं जब भी तो आप चल रहे हैं। इन कोचिंग क्लासेस के लिए भी आपके पेरेंट्स ने पेमेंट दी होगी या आपने खुद दी होगी। तो यू नीड मनी टू रन द कंट्री, यू नीड मनी टू रन द शो, विदाउट मनी नो हनी। तो वाई आर टैक्सेस लेवीड? सबसे पहले मैं आपको कुछ एक विजुअल्स दिखा रहा हूँ स्लाइड में, वो देखिएगा। टैक्सेस लगाने के पीछे रीजन है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम दिल्ली की बात करें, अगर आप दिल्ली के हैं और दिल्ली के नहीं भी हैं तो आपने सुना होगा दिल्ली की मेट्रो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे टाइम में मेट्रो नहीं होती थी, हम तो वी यूज्ड टू ट्रेवल बाय हेयर देयर, जो मिल जाए। तो मेट्रो इज हैज बिकम सो कन्वीनियंट एंड द चार्जेस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो आर सो चीप। यू यूज योर पर्सनल ट्रांसपोर्ट, तो 100 रुपए का तो पेट्रोल हो रहा है, इट बिकम्स टू कॉस्टली टू ट्रैवल एंड इट्स सो चीप, एंड इट हैज एसी ऑल्सो इन इट, सेफ भी है, सिक्योर भी है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपने मनी दिया गवर्नमेंट को एंड दे कुड बिल्ड मेट्रो। नेक्स्ट इज फ्लाईओवर्स, अंडरपास, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ये सब गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इज द की फॉर सक्सेस ऑफ एनी कंट्री। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज और लोग इधर उधर ट्रैवल करेंगे। तो आप जब भी तो ट्रैवल करेंगे जब भी तो आपको दूसरे के बारे में पता चलेगा, नहीं तो अपने ही शेल में बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यू नीड टू ट्रैवल, उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एजुकेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशन। You see the level of education government schools is increasing day by day, or the charges which they take is too less। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन को करवाती है। अगर गवर्नमेंट आज एजुकेशन को बंद कर दे तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना तो हर एक के बस की बात नहीं होती। ऐसे ही और देखते हैं हेल्थ, जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट उसमें योगदान देती है। आपने देखा कोविड के टाइम पर भी जो वैक्सीनेशंस थी दे वर ऑल प्रोवाइडेड फ्री बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर ये नहीं दे तो प्राइवेट में तो 800 रुपए की ये वैक्सीन मिल रही थी। तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना देश के लिए। और देखिए डिफेंस, हमारे नेबरहुड को देखिए, इधर भी हॉस्टिलिटीज हैं उधर भी हॉस्टिलिटीज हैं, और इसमें हम अपने आप को बचा पाए हैं, नहीं तो कितने सालों हम गुलाम रहे हैं। अगर वो सोचो जरा, गुलामी नहीं होती तो आज इंडिया कहां से कहां पहुंच चुका होता। देयर इज नो प्राइस फॉर फ्रीडम, समझ रहे हैं? तो आज हम आजाद हैं, आराम से बात कर रहे हैं, आप मेरी लेक्चर्स देख रहे हैं ऑनलाइन। ये सब हमारे जो फौजी लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं, उनका ही मेहनत और उनकी ही लगन और उनकी ही देशभक्ति के कारण हम आज यहाँ पर बैठे हैं, और आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं। दिस इज द फायदा ऑफ बीइंग फ्रीडम। और आप देखा है कैसे वॉर्स होती है, कुछ होता है कि खत्म हो जाता है, तो डिफेंस सॉलिड तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन द कंट्री। तो अगर हम टैक्सेस लगाने के पीछे जो गवर्नमेंट के रीजंस हैं उनकी चर्चा करें, रीजंस फॉर टैक्सेशन उनकी चर्चा करें, तो सबसे पहला रीजन निकल के आया रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट का मतलब है टू रन द कंट्री। गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? अपने लिए नहीं चाहिए, रन द कंट्री। उसमें वो सब आ गया, आपका डिफेंस,
एजुकेशन, हेल्थ, जो मैंने बात करी। अब आपके मन में आएगा बस यही रीजन होते हैं? नहीं, टैक्सेस लगाने के 3 और रीजंस हैं। ये तो 4 रीजंस मैं बताने वाला हूं आपको, 4 रीजंस। अनदर रीजन फॉर लेविंग टैक्सेशन इज रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को महंगा करना और सस्ता करना टैक्स के माध्यम से होता है। आपने लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा, मोर दी प्राइस लेस दी डिमांड, लेस दी प्राइस मोर दी डिमांड। तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है गुड्स और सर्विसेज पर, उससे वो चीजें महंगी हो जाती हैं, तो उनकी खपत कम हो जाती है। तो जहां पर गवर्नमेंट को चीजों को, जैसे अल्कोहल है या ऐसी चीजें हैं जो हैबिट फॉर्मिंग है, जो नशीले पदार्थ हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती इनका सेवन हो, तो गवर्नमेंट पे टैक्सेस बढ़ा देती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये चीजें का कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए, टैक्सेस बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाती है। हाँ, वो अलग बात है, पीने वाला तो पिएगा, वो बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। अच्छा, और जहां पर गवर्नमेंट को चीजों की कंजम्पशन ज्यादा करवानी है, तो वहां पर गवर्नमेंट को सस्ता कर देती है, टैक्सेस कम कर देती है। तो रोजमर्रा की चीजें हैं, आलू प्याज टमाटर, इन पे टैक्सेस नहीं लगते। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गवर्नमेंट मैनेज करती है टैक्सेस से। सो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई गवर्नमेंट मैनेज करती है टैक्सेस से। हाँ, इसमें जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो ज्यादा कारगर होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इनकम टैक्स से भी गुड्स और सर्विसेज का इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस पर, आगे जाके इनकम टैक्स की जब चर्चा करेंगे। लेकिन यस, जीएसटी का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। खाने पे जीएसटी बढ़ा दो तो रेस्टोरेंट में जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी खाने पे जीएसटी अप्रोक्सीमेटली 5% है, खाने पे रेस्टोरेंट्स में 50 कर दोगे, 100 का बिल 150 हो जाएगा, कौन जाएगा खाने को। पहले मुझे याद है जीएसटी आने से पहले वैट होता था और सर्विस टैक्स होता था, लगभग लगभग 20 से 25% टैक्सेस लगते थे। 1,000 रुपए के बिल पे 1200-1300 रुपए हमने दिए हुए हैं। तो वो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम थी। अब लोग ज्यादा इसलिए तो जाते हैं, टैक्सेस कम है। तो जिस चीज का कंजम्पशन बढ़ाना, टैक्स कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी। कंजम्पशन घटानी है, जैसे सोना है, गोल्ड है, बाहर से इंपोर्ट होता है, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है बहुत वेस्ट हो जाती है उसमें, जब भी रुपए की वैल्यू बहुत वीक है हमारी, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड। ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, बट ऑयल तो असेंशियल आइटम है, गोल्ड असेंशियल आइटम है नहीं, इसलिए गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देती है उस पर, सो दैट उसकी इंपोर्टेड प्राइस महंगी हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए, और कंजम्पशन कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा रीजन फॉर लेविंग टैक्सेस जो आपने नहीं सोचा होगा, पहला तो मैंने आपको क्या बताया, रेवेन्यू, दूसरा रीप्राइसिंग, ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गाइस, गरीबों और अमीरों का जो फासला है वो कम होता है टैक्सेस से। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सर कैसे, ये बताइए, हाउ इनइक्वालिटीज आर रिड्यूस्ड। देखिए गाइस, छोटा सा एग्जांपल देखिए, अ रिच पर्सन, अ रिच पर्सन इज अर्निंग 1 करोड़। आपको ये जान के अचंबा होगा, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 35 लाख के आसपास, एग्जैक्ट तो हम जब करेंगे आपको समझाऊंगा, इनकम टैक्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही बैठेगा, बल्कि 35 लाख के आसपास, अप्रोक्स अप्रोक्स लिख देता हूं। तो इसके पास कितने बचे, 65 लाख रुपए बचे। अ रिच पर्सन इज अर्निंग इनकम ऑफ 1 करोड़ एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग अ टैक्स ऑफ 35 lakhs. How much he is left with? 65 lakhs. Approximately one third has gone. And a poor person is earning 5 lakh rupees. Sir, 5 lakhs is poor. I'm just giving you an example. Don't go in the nitty gritties. 5 lakhs पे approximately tax है nil. तो कितना बचा, 5 लाख. Now, did you notice one thing? The gap between the poor and the rich has narrowed. Earlier, 1 crore and 5 lakhs. 20 times difference was there, 20 times. After taxes, he is left with 65 lakhs and is left with 5 lakhs. The percentage is 13 times.
तो 20 गुना डिफरेंस था, अब डिफरेंस 13 गुना रह गया, तो इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई ना। तो अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं, गरीबों से कम लेते हैं, इस बहाने अमीरों का पैसा गरीबों तक पहुंच जाता है। समझ रहे? जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट के कोविड के टाइम पे फ्री फूड ग्रेन्स या जो खाने का सामान है, तेल इत्यादि, ये बांटा, तो अमीरों से लिया और गरीबों को बांटा, तो इस बहाने इक्वालिटीज रहती है, इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम्स कम होती। समझ रहे? और चौथा रीजन फॉर लिविंग टैक्सेशन, यस माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ रीजन फॉर लिविंग टैक्सेशन इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मैं बोलूंगा मतलब है से इन द गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलूंगा से इन गवर्नमेंट। बोलने का हक, टैक्सेस के कारण आपको बोलने का हक मिलता है। जैसे गिव एंड टेक, आप टैक्सेस देते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं सरकार से, यू कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और बोल सकते हैं हमारे पैसे का क्या हो रहा है। आई एम अ टैक्स पेयर, आई वॉन्ट एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, but if you're not paying anything to the government, why would government listen to you? So it's like give and take. You know, you have purchased the lectures, you paid money, you can hold us accountable and say, we purchased the lectures, where is the money going? I want the return, I want the lectures. But if they are free lectures and I choose not to give you anything, though I will not do in that case also, but in that case you cannot hold me accountable in the court of law. So representation का मतलब होता है say in the government. So guys, reasons for levying taxation are four. One, revenue. Yes, that's primary. That's primary. लेकिन secondary reasons are repricing, redistribution, and representation. These are the four R's of levying taxation. So when we study taxation in due course, I'll tell you the reason behind levying this provision. एक नया provision आया तो वो revenue के कारण आया था, वो provision repricing के कारण आया था, गवर्नमेंट को redistribution करना है। इस टाइप से चीजों को आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अगर किसी चीज का लॉजिक समझ आ जाता है, then you don't have to rectify the concept, then you can easily understand the concept. Let's proceed further. Next आता है guys, what are the various types of taxes in India? Let's study what are the various types of taxes in India. हिंदुस्तान में प्रमुख प्रमुख मेन कौन कौन से टैक्सेस हैं, इसकी हम अब चर्चा करने वाले। दो प्रश्न, दो क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड. What is tax and why are taxes levied? Now, what are the various types of taxes? So that's a quiz for all of you. You can answer it. सप्लाई ऑफ गुड्स पर, तो दुकानों में जब गुड्स सप्लाई होते हैं, बताएंगे कौन से टैक्सेस लगते हैं? सर कैसे बताएं? यू कैन टेल मी. यस यस, दैट इज नोन एज जीएसटी. तो जब गुड्स सप्लाई होते हैं जीएसटी लगता है. सर अगर कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई जिम्नेजियम है, कोई बैंक है, कोई इंश्योरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अपनी प्रैक्टिस है उनकी, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज जीएसटी. तो कहीं ना कहीं बात समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नोन एज जीएसटी, जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी. अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करें तो, बाहर से गुड्स इंपोर्ट करें तो कौन सा टैक्स लगेगा? यस, कस्टम ड्यूटी लगेगा. और एक्सपोर्ट करें तो कस्टम ड्यूटी. हाँ, इंपोर्ट को हम बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट को बोलेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी. वो अलग बात है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बिल्कुल बेयर मिनिमम होती है और इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी हम इसलिए कम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बनाकर वर्ल्ड में बेचा जाए. हम नहीं चाहते वर्ल्ड का बनाया हुआ सामान हमारे देश में आए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होता है. तो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, ज्यादा गुड्स पर है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम है. एंड फाइनली जब आप कमाई करेंगे तो इनकम आएगी, और इनकम पे जो टैक्स होता है दैट इज नोन एज इनकम टैक्स. तो प्रमुख चार हमारे या तीन टैक्सेस हैं हमारे. प्रमुख मींस इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम्स. ये रियल लाइफ में भी मेन टैक्सेस है. ठीक है, चलिए
सिलेबस की बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी जब हमारा उससे पहले वाला लेक्चर था, याद है आपको, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में आपको डिस्कस किया। ठीक, चलिए नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस। जो भी टैक्सेस हमने अभी पढ़े थे, कस्टम्स की बात हमने करी, हमने जीएसटी की बात करी, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है हर टैक्स को। यस, एंड दीज टू कैटेगरीज आर, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब वो टैक्सेस हैं जो लगाए तो मुझ पे गए हैं लेकिन मेरी जेब खाली नहीं होने वाली, मैं उसका बर्डन शिफ्ट कर दूंगा अपने कस्टमर पे, अपने क्लाइंट पे या अपने रेसिपिएंट पे। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो बर्डन मेरे ऊपर आया है, मुझे ही देना पड़ेगा। अगर हम सरल शब्दों में बोलें, जिसकी करनी उसकी भरनी, वो डायरेक्ट टैक्स। जिसकी करनी उसकी भरनी, वो डायरेक्ट टैक्स। करनी किसी और की, भरनी किसी और की, करनी किसी और की, भरनी किसी और की, वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को पहले समझ लें। पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर सेम। जिस पे लगाया गया वो ही दे रहा है, वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। अपना जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये भी लिख सकते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड। Incidence of taxation cannot be shifted. Whereas indirect taxes, person on whom tax is levied and person bearing tax are different. लगाया किसी और पे गया, जेब किसी और की खाली हुई, तो यहां पर हम कह सकते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड, तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कुछ भी कह लीजिए, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड, लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड। अब जरा ये जो टैक्सेस हैं वो मैंने आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करने ना, ये वाली बात को देखिए, जरा इस चार्ट को देखिए। आपको जितने भी टैक्सेस मैंने अभी बताए उनको कैटेगराइज करना है डीटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डीटी मींस डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है? सर इनकम टैक्स लगाया जाता है जो कमा रहा है, पर्सन अर्निंग इनकम, पर्सन अर्निंग इनकम। और सर ये बियर कौन करेगा? लेवी मतलब लेवी, और बॉन्ड मतलब जो उसको बियर कर रहा है, जो भर रहा है, जिसकी जेब खाली हो रही है, लगाया गया। लो, लेवीट का मतलब लगाया गया, और इसको बोलेंगे जिसकी जेब खाली हो रही है, जिसकी जेब पे इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, पर्सन अर्निंग इनकम, बियर भी वही करेगा, पर्सन अर्निंग इनकम। तो जिस पे लगाया वही दे रहा है, तो ये डीटी हो गया ना। यस सर। जीएसटी किस पे लगाया? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन सप्लायर अपनी जेब से नहीं देगा, रेसिपिएंट से ले लेगा, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आईडीटी। जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में खाना खाने गए, उन्होंने जीएसटी लगाया, आप कस्टमर, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, इनकम टैक्स में लगाया गया अमिताभ बच्चन पे, अमिताभ बच्चन साहब ही देंगे अपना इनकम टैक्स। और यहां पर मैकडोनल्ड्स पे लगाया गया, और मैकडोनल्ड्स वाले और कस्टमर से ले लेंगे, बर्गर के प्राइस में ऐड कर देंगे, बर्गर के प्राइस में ऐड कर देंगे। कस्टम ड्यूटी किस पे? इंपोर्टर पे या एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। और ये क्या करेंगे? जिसको बेचे गए हैं उससे रिकवर कर लेंगे, बायर, बायर ऑफ गुड्स से रिकवर कर लेंगे, आईडीटी। तो जब एक्सपोर्ट किया गया मिस्टर जॉन को, तो जॉन से रिकवर कर लेंगे। और इंपोर्ट किए जॉन से, कोई नहीं, दे दिया, आगे दिल्ली में बेचना है, यूपी में बेचना है माल, रिकवर कर लेंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस, द इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट टैक्सेस द इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड। जिसकी करनी उसकी भरनी डायरेक्ट, करनी किसी और की, भरनी किसी और की इनडायरेक्ट। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, हु लेवीज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। सर मैं बताऊं? बताओ जी, आप बताओ पहले।
सर जी मैं बोलूं सरकार लगाती है टैक्सेस, ये तो हमने पहले क्लियर कर लिया था आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड लॉ कैन बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड दे हैव द पावर। पावर कहाँ दी हुई है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इनकम टैक्स कौन लगाता है? सर ये भी हमने समझ लिया, इनकम टैक्स डिविडेंड की इनकम हो, सैलरी की इनकम हो, केंद्र सरकार लगाएगी सर। खेती की इनकम हो, राज्य सरकार लगाएगी, ये भी आपने समझ लिया। कस्टम ड्यूटी कौन लगाएगा? केंद्र सरकार सर। क्यों? एंट्री नंबर 83। वाओ, एंट्री नंबर 83 सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है कस्टम ड्यूटीज। और इनकम टैक्स सर वैसे तो एंट्री नंबर 82 है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन एग्रीकल्चर पे एंट्री नंबर है 46, स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है। एंट्री नंबर 46 के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है। खाली खेती की इनकम जीएसटी कौन लगाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी कौन लगाता है? आइए जरा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। जीएसटी कौन लगाता है? सर गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन क्या है जीएसटी आने से पहले बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि जो जीएसटी से पहले के टैक्सेस थे उनमें बहुत खामियां थी। मैं वो कॉन्सेप्ट जब जीएसटी की चर्चा करेंगे जब बताऊंगा, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया है जीएसटी लगाता कौन? तो जीएसटी मोटा मोटा ये मान लीजिए, इट इज अ डुअल टैक्स, इट इज अ डुअल टैक्स लेविड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। इट इज लेविड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, दोनों सरकारें मिलकर लगाती है। कहा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में लगाती है? मेरा क्वेश्चन ये, कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में लगाती हैं जीएसटी? मेरा क्वेश्चन ये है सर। नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ या तो पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। लेकिन सर कॉन्करेंट लिस्ट में तो टैक्स लगाने की पावर है ही नहीं। हाँ, और आप कह रहे हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलके लगाएंगी। इसके लिए क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया गया और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 246A, जिसमें लिखा है जीएसटी कैन बी लेवीड, जीएसटी कैन बी लेवीड या जीएसटी विल बी लेवीड बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, सो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया और एक आर्टिकल 246A डाला गया और इसमें कह दिया कि जीएसटी कैन बी लेवीड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो सर फिर आर्टिकल 246 वो तो कहता है या तो केंद्र का या राज्य का है, वो पावर्स डिवाइड करता है, ये पावर्स को मिलाता है। तो मैं ये बोल दूं आर्टिकल 246 की वैलिडिटी किसके लिए? नॉन जीएसटी टैक्सेस, नॉन जीएसटी टैक्सेस। तो जहां पर नॉन जीएसटी टैक्सेस की बात आएगी, सुन लीजिएगा मेरी बात, जहां पर नॉन जीएसटी टैक्सेस की बात आएगी वो टैक्सेस नॉन जीएसटी वाले वो 246 से लगते हैं, या तो वो केंद्र के होंगे या वो राज्य के होंगे। लेकिन जीएसटी जो लगाया जाता है, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 246A से लगाया जाता है मिलजुल कर। तो ये बड़ी क्लियर हो गई। इनकम टैक्स आर्टिकल 246 के माध्यम से, कस्टम ड्यूटीज आर्टिकल 246 के माध्यम से, एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स आर्टिकल 246 के माध्यम से, एक्साइज ड्यूटीज जो भी लग रही है आर्टिकल 246 के माध्यम से, जीएसटी 246A, इसका एक अलग घर बना दिया। यानी कि एक काम ऐसा है या एक टैक्स ऐसा है जो सरकारें मिलकर लगा रही हैं, वो है आर्टिकल 246A जीएसटी। नॉन जीएसटी टैक्सेस या तो केंद्र के या राज्य के। ठीक है जी, चलिए आइए। Who levies income tax, GST and customs? अब देखिए, इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इनकम टैक्स में एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। एंड जीएसटी इज लेवीड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और वाइड कौन सा आर्टिकल? जीएसटी कौन से आर्टिकल के थ्रू लगेगा? आर्टिकल 246A। अच्छा, कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स आर्टिकल 246। अब मैं आपसे पूछूं जीएसटी कौन से लिस्ट के माध्यम से लगेगा? जीएसटी कौन से लिस्ट के माध्यम से लगेगा? सर जीएसटी की तो कोई लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट कहां पर आएगी? आर्टिकल 246।
तो जो टैक्सेस आर्टिकल 246 से लगते हैं उसमें लिस्ट आती है, उसमें पावर्स डिवाइडेड है। तो जब वो आर्टिकल 246 से लगेगा तो देखेंगे वो यूनियन लिस्ट का आइटम है या स्टेट लिस्ट का, लेकिन जीएसटी लिस्ट के माध्यम से ही नहीं है, जीएसटी मिलजुल के लगाना है। चलिए, सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको आप रैप अप करेंगे और जो हमने आज सीखा है उसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात ये टैक्सेस लगान के रूप में है, पहले नॉन मॉनेटरी थे अब मॉनेटरी हो गए हैं, कंपल्सरी है, चार्ज मॉनेटरी चार्ज, इम्पोज्ड लेवीड सरकार अंडर एनी लॉ। और गाइस लॉ बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि लॉ बनाने के लिए 265 कहता है गवर्नमेंट ही कदम उठाएगी, और गवर्नमेंट 246 में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, शेड्यूल 7 में पावर्स डिवाइडेड है, हमने ये किया। फिर बिल लाना पड़ता है और उसके बाद पार्लियामेंट में रखा जाता है, पास करते हैं प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल लॉज में, स्टेट लॉज में गवर्नर साहब करते हैं। सेंट्रल लॉज पूरे हिंदुस्तान में लगाएं या पार्ट ऑफ द इंडिया में लगाएं, स्टेट लॉज पूरे हिंदुस्तान में लगाएं या पार्ट ऑफ द इंडिया में लगाएं। उसके बाद हमने रीजंस फॉर लिविंग टैक्सेशन की चर्चा करी थी। टैक्सेस लगाने के पीछे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन है जो हमने बात करी। उसके अलावा 3 अदर रीजंस हैं, रीप्राइसिंग चीजों को महंगा सस्ता करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन गरीबों अमीरों का फर्क मिटाना, और रिप्रेजेंटेशन आपको बोलने का हक देना। उसके बाद यस माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमने किया था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए जीएसटी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटीज, और इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स। फिर टैक्सेस को 2 कैटेगरी में, श्रेणियों में, विभागों में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंसिडेंट्स कैन बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड डायरेक्ट, जिसकी करनी उसकी भरनी डायरेक्ट, करनी किसी और की भरनी किसी और की इनडायरेक्ट। फिर हमने डिस्कशन करी कि भाई इनकम टैक्स डीटी है, जीएसटी आईडीटी है, कस्टम ड्यूटी आईडीटी है। फिर हमने बात करी लगाते कौन है, उसके लिए हमने लास्ट में ये चर्चा करी कि 246 ए एक नया आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी की लगाने की पावर देता है। या तो गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट को अमेंड करती, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ही दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टैक्स लगाने की पावर है नहीं, तो गवर्नमेंट एक नया आर्टिकल ही डाल दिया 246 से। जब अपने घर में जगह ना हो तो एक नया घर ही लेना बेटर रहता है, तो गवर्नमेंट एक नया आर्टिकल, नया घर जीएसटी को दे दिया 246 से। जीएसटी कौन लगाता है? सेंट्रल स्टेट। कोई लिस्ट है? नहीं। नॉन जीएसटी टैक्सेस आर्टिकल 246 से लगते हैं और लिस्ट होता है या तो सेंटर का या स्टेट। अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट क्या होती है, यस आपका इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, वो इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा बेसिक्स का पहला पार्ट था, मिलते हैं बेसिक्स के लिए सेकंड पार्ट में। आई एम वेरी एक्साइटेड, आप भी रहिए एक्साइटेड सेकंड पार्ट के लिए। टेक केयर।